यहाँ पर हम बात करते हैं पावर सिस्टम एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन के बारे में। पावर सिस्टम एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहला हम टर्म की बात करते हैं यहाँ पर सर्विसमैन। सर्विसमैन सर्विसमैन किसके लिए रेफ़र है? ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेफ़र की जाती है। सर्विसमैन जो लाइन होती है ये रेफ़र होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं हम। वोल्टेज रेगुलेशन किसके अंदर बेस्ट, कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन हम बेस्ट माना जाता है, यानी सबसे बढ़िया वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है हमारा 2%, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। द स्मॉलर द वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन द नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज। अगर वोल्टेज रेगुलेशन हमारा स्मॉलर रहेगा, इसका मतलब नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस है वो सबसे कम होगा। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीसी लाइन कंपेयर टू इक्वलेंट ईसी लाइन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डीसी लाइन है एक तरफ और एक तरफ है हमारे पास में एसी लाइन। तो जो डीसी लाइन है वो ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगी। तो यहाँ पर डीसी लाइन है, डीसी लाइन के अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा, यानी कि डीसी लाइन हमारी मोर पावर कैरी कर सकती है। डीसी लाइन कंपेयर टू द इक्विवेलेंट द एसी लाइन कैरीज मोर पावर। नेक्स्ट वन देखें सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को? तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम यूज करते हैं 33 kV के लिए, हम यहाँ पर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है यूज करते हैं। कोरोना इफेक्ट है, कोरोना इफेक्ट किसके द्वारा इनके रिड्यूस किया जा सकता है? अगर हम बात करें कोरोना इफेक्ट की, कोरोना इफेक्ट, तो कोरोना इफेक्ट को अगर रिड्यूस करना है तो हम कंडक्टर की साइज़ को इंक्रीज करके कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इंक्रीज कंडक्टर साइज, कंडक्टर की साइज़ को हम इंक्रीज कर देंगे ताकि कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस किया सके। दी कोरोना इफेक्ट डिपेंड अपॉन दी शेप एंड कंडीशन ऑफ द कंडक्टर सरफेस। तो ये कंडक्टर की सरफेस पर और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। एंड इरेगुलर सरफेस गिव्स द राइज ऑफ मोर कोरोना इफेक्ट। अगर इरेगुलर सरफेस है इसका मतलब ज़्यादा कोरोना इफेक्ट है यहाँ पर होगा, इसलिए हमें यहाँ पर कंडक्टर का साइज़ को इंक्रीज करना है अगर कोरोना इफेक्ट को हमें रिड्यूस करना है तो। नेक्स्ट हम बात करें बंडल्ड करेक्टर अरेंजमेंट है, वो बंडल कंडक्टर हम क्यों यूज करते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं बंडल्ड कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर। तो बंडल्ड कंडक्टर हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम पावर लॉसेज हैं ड्यू टू कोरोना उसको रिड्यूस कर सके, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना। दूसरा हम देखते हैं रेडियो इंटरफेरेंस ड्यू टू कोरोना, रेडियो इंटरफेरेंस ड्यू टू कोरोना। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर इंडक्टेंस ऑफ द लाइन, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं बंडल कंडक्टर के द्वारा। इंडक्टेंस ऑफ द लाइन, इंडक्टेंस ऑफ द लाइन। नेक्स्ट हम बात करें स्किन इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट को किसके द्वारा इंक्रीज किया जा सकता है? स्किन इफेक्ट, तो स्किन इफेक्ट हम किसके द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं? स्किन इफेक्ट क्या इंक्रीज करेगा, हम बात कर रहे हैं स्किन इफेक्ट की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, यानी कि स्किन इफेक्ट इंक्रीज दी रेजिस्टेंस ऑफ लाइन, रेजिस्टेंस ऑफ लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, वो किस तरीके से इंक्रीज होती है? अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी के बारे में, ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी, तो ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी है वो लोड फैक्टर के साथ में इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन लोड फैक्टर।
विथ द इंक्रीज इन पावर फैक्टर। तो हम कह सकते हैं पावर फैक्टर में जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसमिशन लाइन की। जैसे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या होता है, क्रॉस आर्म किसकी बनी होती हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस आर्म। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म हम बनाते हैं स्टील की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इंसुलेटर है वो डिस्ट्रॉय किसकी वजह से हो सकते हैं। अगर इंसुलेटर ख़त्म हो रहे हैं तो किसकी वजह से ख़त्म हो सकते हैं, इंसुलेटर डिस्ट्रॉय। तो इंसुलेटर हमारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसकी वजह से, पहला रीज़न तो हो सकता है इंसुलेटर डिस्ट्रॉय का फ्लैश ओवर की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, फ्लैश ओवर। दूसरा इंसुलेटर को डिस्ट्रॉय होने का रीज़न हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट। और तीसरा इंसुलेटर डिस्ट्रॉय होने का रीज़न हो सकता है यहाँ पर वो है डिपोजिशन ऑफ डस्ट, डस्ट। तो डिपोजिशन ऑफ डस्ट की वजह से भी इंसुलेटर है डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर की तरह कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, तो बात करते हैं हम यहाँ पर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर हम यूज करते हैं, यानी इंसुलेटर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो इंसुलेटर के लिए हम यहाँ पर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में पोर्सलिन यूज करते हैं, पोर्सलिन। यानी हम कह सकते हैं पोर्सलिन इज मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर देन ग्लास। पोर्सलिन क्या होता है, मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर होता है ग्लास की कंपैरिजन में, एंड इट गिव्स लेस ट्रेवल फ्रॉम दी लीकेज एंड लेस अफेक्टेड बाई टेम्परेचर वेरिएशन। तो पोर्सलिन है टेम्परेचर वेरिएशन से भी लेस अफेक्टेड होता है, और दूसरा इसमें लीकेज की भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। इसलिए हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर के लिए या फिर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या यूज करते हैं, एज ए इंसुलेटर्स हम यूज करते हैं पोर्सलिन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंशन की बात करते हैं हम। जैसे हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन है, एक तरफ हमारा पास में लो हेड है, एक तरफ हमारे पास में हाई हेड है। अगर इसके बीच में ट्रांसमिशन लाइन को खींचा जाता है तो इन दो सपोर्ट्स के बीच में अनइक्वल हाइट के दो सपोर्ट्स हैं, तो कौन से सपोर्ट पर ज़्यादा टेंशन होगा, तो ज़्यादा हाइट का जो सपोर्ट होगा उस पर ज़्यादा टेंशन होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू है वो हायर सपोर्ट पे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्ज डाइवर्टर शुड बी लोकेटेड इन दी अपार्ट्स टू बी प्रोटेक्टेड। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सर्ज डाइवर्टर की, सर्ज डाइवर्टर। तो सर्ज डाइवर्टर शुड बी लोकेटेड इन दी अपार्ट्स टू बी प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर सर्ज डाइवर्टर हम कहाँ पर लगाते हैं, ये जिस पार्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है उसके क्लोज में हम लगाते हैं सर्ज डाइवर्टर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो हम कौन से कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन के अंदर, डेल्टा स्टार कनेक्शन में हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन है, एसी के कंपैरिजन में बेटर होती है, तो इसके क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है डीसी के कंपैरिजन एसी के कंपैरिजन में बेटर हो। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन है एक ही एसी ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में, एसी हाई वोल्टेज के कंपैरिजन में बेटर मानी जाती है, एसी हाई वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो किस किस वजह से यहाँ पर बेटर मानी जाती है, पहला रीज़न है एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। यानी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन करते हैं तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, कैपेसिटेंस। दूसरा यहाँ पर रीज़न है क्या, एब्सेंस ऑफ स्किन इफेक्ट,
एब्सेंस ऑफ स्किन इफेक्ट। तीसरा यहाँ पर रीजन है वेटर वोल्टेज रेगुलेशन। वेटर वोल्टेज रेगुलेशन यानी वोल्टेज रेगुलेशन है यहाँ पर हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के अंदर वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ग्राउंड वायर द फुटिंग रेजिस्टेंस ऑफ टायर शुड बी। तो यहाँ पर जो टायर होता है टावर का फुटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? टावर फुटिंग रेजिस्टेंस फुटिंग रेजिस्टेंस यानी इतना अच्छा है क्योंकि टावर का जो फुटिंग रेजिस्टेंस है अगर हमें ग्राउंड वायर को प्रॉपरली वर्क करवाना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होनी चाहिए ताकि वहाँ से जो करंट है हायर अमाउंट में जो करंट होती है वो वहाँ से फ्लो हो सके। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मेजर कॉस्ट किसकी वजह से होती है? हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में मेजर कॉस्ट का फैक्टर क्या होता है। ट्रांसमिशन लाइन की जो ज़्यादातर कॉस्ट है यानी कि मेजर कॉस्ट वो किसकी वजह से होती है? ट्रांसमिशन लाइन में मेजर कॉस्ट है वो कंडक्टर की वजह से होती है, कंडक्टर। नेक्स्ट हम देखें हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज ड्रॉप कितना लिया जाएगा? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की बात करें यानी EHV। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो वोल्टेज लेते हैं 220 kV तक हम लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय डीसी के द्वारा इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं ट्रांसमिट किया जाता है? तो हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर नॉट ट्रांसमिट बाय डीसी। तो डीसी के द्वारा क्यों ट्रांसमिट नहीं किया जाता है? क्योंकि डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप अप यानी स्टेप अप स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज को नहीं कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को ही हम कर सकते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रिक पावर को डीसी के द्वारा ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप अप। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड ऑफ। तो यहाँ पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन्वेस्टमेंट का मेजर पार्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में किसकी वजह से ज़्यादा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें इन्वेस्टमेंट का पार्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। आर्मोरिंग जो की जाती है केबल पर वो किसके लिए प्रोटेक्ट करती है यानी कि केबल को किससे प्रोटेक्ट करती है? आर्मोरिंग। तो हम केबल में जो आर्मोरिंग करते हैं वो मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए करते हैं। आर्मोरिंग किस लिए करते हैं? मैकेनिकल डैमेज से अगर केबल को हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? आर्मोरिंग करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्टर में यहाँ पर चेन रिएक्शन होती है। ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? ये कैडमियम रोड के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल की जाती है, कैडमियम रोड के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कैडमियम रोड क्या करती है? कैडमियम रोड मेड अप ऑफ बोरॉन एंड कैडमियम। कैडमियम रोड बोरॉन और कैडमियम की बनी होती है एंड यूज टू कंट्रोल द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट हम बात करें जो नॉर्मल करंट होती है यहाँ पर फ्लो होती है। नॉर्मल करंट इन दी पावर लाइन इज 100 एम्पियर और ये पावर लाइन में हमारी जो नॉर्मल करंट है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पावर लाइन की। नॉर्मल करंट है हमारी वो है 100 एम्पियर। अब क्या होता है ये 100 एम्पियर है सडनली 150 एम्पियर हो जाती है। तो सडनली जब ये नॉर्मल करंट 150 एम्पियर हो गई है इसका मतलब इस करंट को हम क्या कहेंगे? इस करंट को हम कहेंगे ओवरलोड करंट है। ये
ओवरलोड करंट, क्योंकि हम बात करें यहाँ पर जैसे ओवरलोड करंट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट है वो 4 to 5 टाइम्स नॉर्मल करंट होती है, एंड इट ओवरलोड वेरी लेस वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम दी नॉर्मल करंट। ओवरलोड में बहुत कम होती है, लेकिन अगर हम बात करें ओवर करंट की जगह मान करें शॉर्ट सर्किट करंट, तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज होती है, यानी कि हम कह सकते हैं 400 से 500 एम्पियर होगी। लेकिन ये ओवरलोड करंट में थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है, यानी वेरी लेस वैल्यू करंट इंक्रीज होती है, तो हम मान लेते हैं कि 150 एम्पियर तक यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टेम्परेचर है और प्रेशर की बात करते हैं। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टेम्परेचर, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टेम्परेचर, और प्रेशर है। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टेम्परेचर होता है हमारा 600 डिग्री सेल्सियस, और हम बात करें यहाँ पर प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है 30 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन क्या होता है। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का एग्जांपल हम देखें तो फ्रांसिस टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल की बात करें तो ये फ्रांसिस टरबाइन होता है, फ्रांसिस टरबाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हम बात करें लाइटिंग अरेस्टर है, वो यूज किया जाता है प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो हम बात करें यहाँ पर पावर सिस्टम के अंदर लाइटिंग अरेस्टर, तो पावर सिस्टम में जो लाइटिंग अरेस्टर है वो प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, किसको, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो ये किस चीज़ से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, जो लाइटिंग अरेस्टर है ये यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है ओवर वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक। तो ये प्रोटेक्ट करता है जो ओवर वोल्टेज होता है, ओवर वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरहेड लाइन फॉर पावर सप्लाई टू ट्रैम कार्स आर एट मिनिमम हाइट ऑफ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ओवरहेड लाइन ऑफ पावर सप्लाई। तो ओवरहेड लाइन ऑफ पावर सप्लाई है टू ट्रैम कार, टू ट्रैम कार के लिए हम ओवरहेड लाइन जो लगा रहे हैं पावर सप्लाई के लिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट यहाँ पर होनी चाहिए 10 मीटर के आसपास। नेक्स्ट हम देखें डाइवर्सिटी फैक्टर है, डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा कितना होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करें हम, डाइवर्सिटी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जैसे हम बात करें डाइवर्सिटी फैक्टर की, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन, मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सब ऑफ इंडिविजुअल डिमांड अलग अलग कस्टमर की, मान लीजिए किसी की 20 है, किसी की 30। अगर हम बात करें मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन कितना होगा, 30, 50 और यहाँ पर 90 तो हो नहीं सकता, 80, 70 के आसपास होगा। तो इसका मतलब हम एक से ज़्यादा ही यहाँ पर लेते हैं।
ए पावर स्टेशन सप्लाई लोड टू वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर हुज मैक्सिमम डिमांड जनरली डोंट अकर एट दी सेम टाइम, यानी उनकी जो मैक्सिमम डिमांड है सेम टाइम पर फुलफिल नहीं होती है, सेम टाइम पर अकर नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिमांड ऑन दी पावर स्टेशन इज ऑलवेज लेस देन दी सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। फॉर द रीजन डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हम बात करें कि रिड्यूसिंग टावर फुटिंग रेजिस्टेंस इज़ बेटर टू यूज। हम टावर फुटिंग रेजिस्टेंस रिड्यूस करते हैं, उसकी बजाय क्या करना चाहिए हमें? जैसे हम यूज करते हैं यहाँ पर फुटिंग रेजिस्टेंस, टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसके कंपैरिजन में हम बेटर यूज करें ग्राउंड रोड एंड काउंटर पोइज ओनली। ग्राउंड रोड एंड काउंटर पॉइज ओनली हम यूज करें, काउंटर पॉइज ओनली हम यहाँ पर यूज करें। नेक्स्ट हम बात करें थर्मल एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी स्टीम पावर स्टेशन की, वो हमें दे रखी है। क्या दे रखी है हमें? थर्मल एफिशिएंसी दे रखी है। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी हमें दे रखी है 30%, और हमें स्टीम एफिशिएंसी यानी कि थर्मल एफिशिएंसी दे रखी है हमें स्टीम पावर स्टेशन की 30%, और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी दे रखी है 92%। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 92% हमें दी हुई है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमें निकालनी है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी हम निकालते हैं यहाँ पर। ओवरऑल ये किस में दे रखी है? स्टीम पावर स्टेशन में दे रखी है। स्टीम पावर स्टेशन के अंदर हमें ओवरऑल एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? थर्मल एफिशिएंसी 0.30 इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी 0.92, तो ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर 27.6%, यानी आ जाएगा 0.276, दैट इज इक्वल टू 27.6%। नेक्स्ट हम बात करते हैं केबल में जो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है ज़्यादातर है। तो हम बात कर रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल जो केबल में यूज किया जाता है। केबल इंसुलेटिंग मटेरियल, तो केबल में जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं पीवीसी हम यूज करते हैं केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में। हम यहाँ पर यूज करते हैं इम्प्रेग्नेटेड पेपर, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, और तीसरा हम यहाँ पर यूज करते हैं केबल के अंदर VIR, ये हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें शीथ लॉसेज कैन बी एलिमिनेटेड बाई। शीथ लॉसेज हैं किसके द्वारा एलिमिनेट किए जाते हैं? शीथ लॉसेज, तो शीथ लॉस की बात करें, शीथ लॉसेज किसके द्वारा एलिमिनेट किए जाते हैं? ट्रांसपोजिंग केबल अलोंग विथ क्रॉस बॉन्डिंग, रिड्यूस या एलिमिनेटेड बाई। ट्रांसपोजिंग केबल, ट्रांसपोजिंग केबल along with cross bonding, along with क्रॉस बॉन्डिंग, क्रॉस बॉन्डिंग के साथ में हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसमिशन लाइन विच फीड डिफरेंट सब स्टेशन, वो है प्राइमरी ट्रांसमिशन। जैसे ट्रांसमिशन लाइन विच फीड डिफरेंट सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन फीड डिफरेंट सब स्टेशन, डिफरेंट सब स्टेशन। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन हमारी डिफरेंट सब स्टेशन को फीड कर रही है तो वो कौन सी ट्रांसमिशन लाइन होगी? डिफरेंट सब स्टेशन को यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन फीड करेगी, प्राइमरी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हम बात करें अगर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन सिस्टम की 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक चेंज होती है,
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी है ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, वो चेंज होती है 50 हर्ट्ज से कितनी 100 हर्ट्ज तक। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या ट्रांसमिशन सिस्टम की वो चेंज होती है। तो इसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी की बात करें, स्ट्रिंग एफिशिएंसी यहाँ पर इसकी अनचेंज्ड रहेगी, रिमेन अनचेंज्ड, यानी स्ट्रिंग एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है, वो कौन से इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, प्राइस प्रोटेक्शन। तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन की बात करें, ये कौन से इक्विपमेंट में यूज किया जाएगा, हमारा ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है इसको, ट्रांसफार्मर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कि सुपर हीटर की बात करते हैं। सुपर हीटर के अंदर क्या होता है, सुपर हीटर, सुपर हीटर के अंदर टेम्परेचर राइज करता है और प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर राइज, राइज एंड यहाँ पर प्रेशर हमारा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमांड फैक्टर है। डिमांड फैक्टर किसके इक्वल होता है, डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर। और डिमांड फैक्टर जो होता है, हम बात करते हैं डिमांड फैक्टर की, डीएमसी से बात याद रख सकते हैं इसको, डीएमसी, डिमांड फैक्टर इक्वल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड, C4 कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लोड। तो इसको हम डीएमसी से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखें कि इन प्रैक्टिकल पावर सिस्टम मोस्ट सीवियर फॉल्ट क्या होता है। तो ज़्यादातर मोस्ट सीवियर फॉल्ट क्या होता है प्रैक्टिकल पावर सिस्टम में, प्रैक्टिकल पावर सिस्टम मोस्ट सीवियर की बात करें, मोस्ट सीवियर फॉल्ट होता है 3 फेज फॉल्ट। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर प्रेफर किया जाता है, हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज। लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए यहाँ पर एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर यहाँ पर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर हीट लॉस इन स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन में मेजर हीट लॉस कहाँ पर होता है, स्टीम पावर स्टेशन, स्टीम पावर स्टेशन में मेजर हीट लॉस की बात करें तो कंडेंसर में होता है। मेजर हीट लॉस इन स्टीम पावर स्टेशन दैट इज इन कंडेंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डीजल पावर प्लांट की। डीजल पावर प्लांट को यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है डीजल पावर प्लांट को, डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट को यूज किया जाता है स्टैंड बाई के अंदर, स्टैंड बाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गेज फैक्टर की बात करें, गेज फैक्टर ऑफ स्टैंड गेज, गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज। तो गेज फैक्टर है स्ट्रेन गेज का, वो क्या होता है
गेज फैक्टर स्ट्रेन गेज का होता है हमारा, अगर हम बात करें गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज दैट इज इक्वल टू डेल आर डिवाइड बाई आर इक्वल टू डेल एल डिवाइड बाई एल, ये हमारा होता है गेज फैक्टर। अब डेल एल डिवाइड बाई एल है, ये हमारा कहलाता है स्ट्रेन, यानी हम इसको बोलते हैं स्ट्रेन। नेक्स्ट हम बात करें यानी प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर फीड फ्रॉम वन एंड ऑफ रिले, यानी हमें प्रोटेक्शन करना है पैरेलल फीडर का। प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर, दो पैरेलल फीडर हैं उनका प्रोटेक्शन करना है फ्रॉम वन एंड ऑफ रिले, किसके द्वारा प्रोटेक्शन करना है? फ्रॉम वन एंड ऑफ रिले, रिले के वन एंड से प्रोटेक्शन करना है। तो हम कौन सी रिले यूज करेंगे यहाँ पर? नॉन डायरेक्शनल रिले एट द सोर्स एंड एंड डायरेक्शनल रिले एट द लोड एंड। तो हमें यहाँ पर रिले की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर के लिए, अगर सोर्स एंड की बात कर रहे हैं हम, सोर्स एंड में हम यूज करेंगे नॉन डायरेक्शनल रिले, नॉन डायरेक्शनल रिले। और अगर हम लोड एंड की बात करें, लोड एंड में कौन सा यूज करेंगे? लोड एंड में हम यूज करेंगे यहाँ पर सोर्स एंड की बात करेंगे नॉन डायरेक्शनल रिले, और लोड एंड की बात करते हैं, लोड एंड में हम यहाँ पर यूज करते हैं डायरेक्शनल रिले, डायरेक्शनल रिले। नेक्स्ट हम बात करें पावर सिस्टम है, उसकी हमें ज़रूरत होती है इंजेक्शन ऑफ वीएआर, यानी रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करना है। तो रिएक्टिव पावर इंजेक्ट हम कब करते हैं पावर सिस्टम के अंदर? पावर सिस्टम नीड इंजेक्शन, यानी यहाँ पर हमें इंजेक्शन करना है क्या? ऑफ वीएआर, वीएआर हमें पावर सिस्टम में नीड करना है, इंजेक्ट करना है। तो हम कौन सी यूज करेंगे यहाँ पर? पीक एंड ऑफ पीक लोड में हम इसको इंजेक्ट करेंगे, पीक एंड ऑफ पीक लोड। तो पीक एंड ऑफ पीक लोड में हम पावर सिस्टम को यहाँ पर वीएआर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। पावर सिस्टम रिक्वायर ए कंडेंसेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर वेदर इट इज़ पीक लोड और एट ऑफ पीक लोड, या ये पीक लोड हो या फिर ऑफ पीक लोड हो, पावर सिस्टम की रिक्वायरमेंट हम जरूरत पड़ती है। यानी पावर सिस्टम रिक्वायर ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर, चाहे ये पीक लोड पे हो या फिर ऑफ पीक लोड पर हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसुलेटर की बात करते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है उसको किसके द्वारा इंक्रीज किया जाता है? तो इंसुलेटर की स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा? करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटर, करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस, ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस। तो वेरियस कैपेसिटेंस पर हम करेक्ट ग्रेडिंग है इंसुलेटर की करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे लोड फैक्टर दे रखा है 60%, हमें प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्लांट है, उसका लोड फैक्टर दे रखा है कितना? 60%, यानी रिवर्स कैपेसिटी हमें निकालनी है प्लांट की, रिवर्स कैपेसिटी। और हमें यहाँ पर पी एवरेज, एवरेज दे रखा है, पावर एवरेज पावर है यहाँ पर दे रखा है 15 मेगावाट, और हमारे पास में जो पीसी है कनेक्टेड पावर है वो दे रखी है हमारे पास 30 मेगावाट। तो हम बात करें, सबसे पहले हमें निकालना होगा मैक्सिमम डिमांड है।
तो मैक्सिमम डिमांड की बात करें, मैक्सिमम डिमांड हम निकालते हैं MDAL से, हम याद रख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड MDAL, यानी कि मैक्सिमम डिमांड इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड इक्वल टू, जैसे एक तो हमारे पास होता है DMC, डिमांड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। एक होता है MDL में हो जाएगा एवरेज डिमांड, या हम इसको ऐसे रख सकते हैं MDADL, यानी मैक्सिमम MDADL। तो MDADL में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिमांड इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइड बाई लोड फैक्टर, या ADLF भी हम याद रख सकते हैं MDADLF। तो मैक्सिमम डिमांड इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइड बाई लोड फैक्टर। तो एवरेज डिमांड डिवाइड बाई लोड फैक्टर से हम मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हैं। एवरेज डिमांड क्या है हमारी 15, लोड फैक्टर क्या है 0.6 हो जाएगा 60% के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा 30 मेगावाट। अब हमारे पास में रिवर्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट निकाल सकते हैं, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड कर देंगे तो रिवर्स प्लांट कैपेसिटी आ जाएगी। तो रिवर्स प्लांट कैपेसिटी निकालें हम, तो ये हो जाएगा रिवर्स प्लांट कैपेसिटी, मैक्सिमम प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड कर देंगे, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। प्लांट कैपेसिटी कितनी है हमारी 30, माइनस मैक्सिमम डिमांड कितना है 25, तो इससे ये वैल्यू हो जाएगी 5 मेगावाट। तो ये हमारी हो जाएगी रिवर्स प्लांट कैपेसिटी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का जो एनुअल डिप्रिसिएशन होता है, यानी अमाउंट में जो डिप्रिसिएशन होता है उसकी बात करते हैं हम। एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। तो एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट है वो है 0.5% टू 1.5%, यानी डिप्रिसिएशन कॉस्ट इज लो इन ऑर्डर टू हाइड्रो पावर प्लांट एंड हायर टू स्टीम पावर प्लांट। ये डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, लो होती है हाइड्रो पावर प्लांट के लिए और हाई होती है ये किसके लिए, स्टीम पावर प्लांट के लिए, स्टीम पावर प्लांट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन विच इक्विपमेंट यूज। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यहाँ पर यूज करते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर MCV यूज करते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। अर्थ वायर शुड नॉट बी थिनर देन, अर्थ वायर है हमारा किससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, अर्थ वायर हमारा होना चाहिए 8 SWG से ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नॉट थिनर देन, यानी इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी MCV हम रजिस्टिव लोड के लिए प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें रजिस्टिव लोड की, रजिस्टिव लोड के लिए हम MCV देखते हैं यहाँ पर VMCV है, यहाँ पर रजिस्टिव लोड के लिए प्रीफर करते हैं। बाकी कौन से कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।